जय हिंद बच्चों। आप लोग ने पुराना वीडियो देखा होगा जो ग्रुप में डाला था। हमने सिंपल मशीन और लीवर के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको सिंपल मशीन समझा चुका था। सिंपल मशीन का सिंपल सी बात ये थी कि जब किसी हैवी लोड को बहुत कम एफर्ट लगाकर या उससे बहुत नॉर्मल एफर्ट लगाकर या इजी वे से जब किसी का लोड को उठा लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रॉड की सहायता से किसी चीज़ को खिसका देना, या फिर एक बहुत भारी चीज़ के बीच में किसी लकड़ी के या लोहे के नीचे गोल पाइप्स डाल देना, जिसके कारण उसे ढकेल के ईजिली खिसकाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो युक्तियाँ होती हैं या ऐसे जो आइडियाज़ हम यूज़ कर लेते हैं कि जिससे हमारा एफर्ट कम लगे और लोड ज़्यादा यहाँ से मूव या वहाँ से मूव हो जाए, तो वो सिंपल मशीन था। उसके बाद एक टॉपिक था लीवर। लेकिन लीवर को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टॉर्क या घूर्णन। अब मैं आपको बताता हूँ टॉर्क घूर्णन कहलाता क्या है। आप लोग ने ये एग्जाम्पल बहुत अपनी लाइफ में देखे होंगे, अभी तक बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, लेकिन थ्योरिकल हमको पता नहीं होता, इस कारण हम इनसे अननोन रहते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, हम आपको बताते हैं घूर्णन होता क्या है। इसे समझने के लिए सिंपल सा मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आप लोग के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले मार्क्स भरे जाएंगे कॉलेज की तरफ से, वो सभी आपके कॉपी डिटेल्स देख के ही भरे जाएंगे। यदि आपके पास कॉपी नहीं होगी तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। यदि आप अच्छी कॉपी बना के रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अभी सबको पता है कॉलेज लग नहीं रहा है, इस कारण प्रोवाइड आपको घर पे ही कराया जा रहा है सब। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको क्लासेस के बाद आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे। अब आता है टॉर्क या घूर्णन। समझिएगा, टॉर्क या घूर्णन का मतलब ये होता है, यदि कोई एक पॉइंट स्थिर पॉइंट है, स्थिर का मतलब होता है फिक्स पॉइंट है, ये यहां से अपनी जगह नहीं बदलेगा, लेकिन किसी F बल के कारण, F को हम क्या कहते हैं, F बल के कारण कोई वस्तु इसके चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमने तैयार है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वतंत्र रूप से घूमने तैयार है, फुल्ली फ्रीडम। ठीक है, फुल्ली फ्रीडम के चारों तरफ घूमने तैयार है। ठीक है, या घूम सकती है। ये क्या कहलाता है, इस वस्तु का, इस चीज का घूर्णन कहलाता है, या फिर हम इसे कहते हैं टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, इस वस्तु का टॉर्क कहलाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। यदि नहीं समझ में आया फिर से समझना, लेकिन समझोगे तभी ये बहुत सारी चीजें। फिर से बोल रहा हूं, किसी बल के कारण, ठीक है, कोई वस्तु किसी F बल के कारण, ठीक है, कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट, इस स्थिर बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। ये क्या कहलाता है, इस बिंदु का घूर्णन कहलाता है, या फिर हम इसे लिखते हैं टॉर्क कहलाता है। ठीक है, हम इसे टॉर्क कहते हैं। नहीं समझ में आया, इसका एग्जांपल देख लो आप। घड़ी की सुई इस फिक्स बिंदु पे रहती है, लेकिन इस फिक्स बिंदु के ही चारों तरफ घूमती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ऐसा कहीं भी घूमना नहीं माना जाएगा टॉर्क। टॉर्क वो माना जाएगा जो इस बिंदु से फिक्स एरिया में चारों तरफ घूमे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ बिंदु है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं। इस फिक्स बिंदु के चारों तरफ जो चीज घूमे वो कहलाता है। अब आप समझिएगा, जो ये फिक्स बिंदु है ना, इसे हम कहते हैं आलम। ठीक है, आलम कहेंगे या इंग्लिश में फलक्रम कहेंगे। ठीक है, फलक्रम कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। अब इस वर्ड को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में इसे आलम और इंग्लिश में फलक्रम हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जिसको घूर्णन क्लियर नहीं हुआ फिर से सुन लीजिए। किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए तैयार होती है या घूम सकती है, तो ये क्या कहलाता है, इसका घूर्णन कहलाता है। अब देखेंगे, यदि घूर्णन निकालना हो किसी चीज का, ठीक है, यदि हम आपको किसी चीज की टॉर्क निकालने बोले, हम किसी चीज का टॉर्क या फिर हम आपको घूर्णन निकालने बोले, तो आप इसका क्या करेंगे, टॉर्क या घूर्णन। अब इसका फॉर्मूला देखना है हमको। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमको ये समझना है। देखो, फॉर्मूला समझने के लिए बहुत बहुत इजी फॉर्मूला है। बल इंटू बल की स्थिर बिंदु से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी। अब यहां देखना,
यदि ये स्थिर बिंदु है और इससे इतनी दूरी पर एक बल F लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से जो यहां की दूरी है इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ओके, तो ये स्मॉल डी से करने के बाद ये हो गया बल और इतनी दूरी से ये लग रहा है, ठीक है, इस बिंदु से इतनी दूरी से इस बल को लगाया जा रहा है। तो सिंपल सा एग्जाम वो हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा F बल स्मॉल d, मतलब स्थिर बिंदु से बल की दूरी और जितना बल हम लगा रहे हैं ये क्या कहलाएगा, घूर्ण या फिर टॉर्क कहलाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज मिलती है, घूर्ण की यूनिट, ठीक है, घूर्ण की इकाई, या फिर हम इसे कहेंगे यूनिट। ओके, यूनिट आपको पता है 3 प्रकार से यूनिट होती हैं। पहली जो यूनिट होगी वो मीट्रिक में होगी, ठीक है, मीट्रिक में जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर, ठीक। दूसरी जो यूनिट होगी वो ब्रिटिश होगी, हमने ये पहले पढ़ी हुई है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते चल रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कंफ्यूजन ना हो। आप इसको किलोग्राम मीटर भी लिख सकते हैं। अब ब्रिटिश की जो यूनिट होगी वो होगी पाउंड फुट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं पाउंड एंड फुट। तीसरी जो यूनिट होगी वो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट को हम निकालते हैं न्यूटन से। ओके, ये इसकी यूनिट हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी आप क्वेश्चन एमकेएस सिस्टम से करेंगे, सीजीएस सिस्टम से करेंगे या एसआई सिस्टम से करेंगे, वहां पर आपको यूनिट यही डिनोट करनी है। यदि आपने मीट्रिक सिस्टम से बनाकर यूनिट ब्रिटिश सिस्टम की यूनिट लिख दी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब आपसे किलोमीटर पूछा जा रहा है और आप फुट पाउंड बता रहे हैं, या फिर आपसे फुट पाउंड पूछा जाएगा और आप किलोमीटर में आंसर बताएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस कारण आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस मेथड का यूज कर रहे हो आप और कौन सी यूनिट आपको वहां पर लिखनी है। अब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है घूर्ण के प्रकार, या हम कहते हैं इसे घूर्ण के प्रकार या टॉर्क के टाइप। ठीक है, घूर्ण या घूर्ण के प्रकार। अब यहां पर देखो, घूर्ण और घूर्ण के प्रकार दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है धनात्मक। धनात्मक में क्या होता है कि जो वस्तु होती है वो इस फलक्रम या आलंब के क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, ये हमेशा प्लस में होती है। दूसरी होती है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक में क्या होता है, इस फलक्रम या इस आलंब के ये जो स्थिर बिंदु होती है बल के कारण विपरीत दिशा में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण ये होती है माइनस, या हम इसे कहते हैं धनात्मक, इसे कहते हैं ऋणात्मक। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। इसके प्रकार देख लिया हमने, घूर्ण समझ लिया हमने। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। यहां पर हम देखेंगे घूर्ण का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल। अब आते हैं, देखिए, अब यहां पर हम लीवर शुरू कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सिंपल मशीन के बाद लीवर आता है, लेकिन लीवर पढ़ने से पहले आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे पढ़ने के लिए हम एक चीज करते हैं, समझें। यहां पर घूर्ण का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई फलक्रम या कोई ये एक स्थिर बिंदु होता है, ठीक है, हम इसे फलक्रम मानते हैं या आलम मानते हैं। फलक्रम या आलम, जिसमें आपको इजी लगे, समझने में आने में आए, आप उससे मान सकते हैं। देखिए,
फलक्रम या आलम हमसे ये कहता है कि कोई स्थिर बिंदु से, ये जब भी स्थिर बिंदु होगा हम इसे ऐसे शो करेंगे, इसे फलक्रम लिखेंगे। इस फलक्रम में एक रॉड, एक लीवर का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये एक लीवर है, ओके। इस लीवर पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, या फिर हम इसे फलक्रम मान रहे हैं तो हम इसे ले लेते हैं एफ, ठीक है, इसको क्या लेते हैं, एफ ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं सी, ये पॉइंट ले लेते हैं डी। अब यहां समझने की ये बात है कि यहां पे समझने की अब ये बात है कि यहां पर आपके ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, या फिर आप इसको ले लो LHS, इसको ले लो RHS। देखिए एक फलक्रम के 4 पॉइंट हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, एक राइट हैंड साइड का हो गया। हम मानते हैं कि A से जो बल लगाया जा रहा है वो R है, B से जो फोर्स एफर्ट लगाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, F नहीं लेते हैं, T। C से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो Q, D से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो M। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे आप। हमारा प्रिंसिपल ये कहता है, ये घूर्णन का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि जब किसी आलम या फलक्रम के दोनों साइडों में जो बल लगाया जाता है उनका योग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का योग या एफर्ट लगाया गया जो बल है उनका योग राइट हैंड साइड के एफर्ट के इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। अब इसे समझने के लिए हम कैसे करते हैं, अब एक चीज यहां पर ध्यान दें, प्रिंसिपल फिर से बता रहा हूं मैं, किसी फलक्रम या किसी आलम्ब के लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला फोर्स उसके राइट हैंड साइड में लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, बराबर होगा। यहां समझे हम। अब देखिए जब यदि R फोर्स लग रहा है A पॉइंट से, ठीक है, A पॉइंट से जब R फोर्स लग रहा है, B से T लग रहा है, C से इतना इतना हम फोर्स लगा रहे हैं। इससे समझने के लिए आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए R इंटू AF, क्योंकि R फोर्स लग रहा है A पॉइंट से F के लिए, ठीक है, क्योंकि फलक्रम बीच में है, प्लस T फोर्स लग रहा है T इंटू B से F के लिए, ठीक है, F के लिए मैंने बोला दोनों का योग, ठीक है, यहां पर मैंने प्लस पॉइंट लिया हुआ है। अब यहां पर देखो ये क्या है, ये फोर्स है, R फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स R में कितना है, मतलब ये फोर्स कितनी जगह के लिए लग रहा है, वो A से F के लिए लग रहा है, मतलब A से F के लिए लग रहा है, तो ये क्या हो गया, AF हो गया। प्लस T जो फोर्स है वो किस आर्म के लिए लग रहा है, B से F आर्म के लिए लग रहा है, तो हमने B से F को लिया। अब दोनों योगों को जोड़ दिया, क्योंकि यदि यहां से 4 का फोर्स लगेगा और यहां से 4 का फोर्स लगेगा तो इस पूरी रॉड में 8 का फोर्स लगेगा। इस कारण हमने क्या किया, A और B को प्लस कर दिया, ये फोर्स हो गया इक्वल, जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, फिर से देखिए M फोर्स लग रहा है किसके लिए, M इंटू M फोर्स लग रहा है D से F के लिए, मतलब ये क्या हो गया, इसका आर्म हो गया, प्लस Q जो फोर्स लग रहा है वो C से F के लिए लग रहा है, तो ये हो गया C से F के लिए। तो कितने में फोर्स लग रहा है, Q का फोर्स लग रहा है। तो ये जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि LHS साइड जो होगी वो RHS साइड के हमेशा इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि घूर्णन का सिद्धांत कहता है कि जब किसी आलम या किसी फलक्रम के लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है उनका योग और राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है, उनका एफर्ट लग रहा है या फोर्स लग रहा है, उनका योग इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। तो ये क्या हो गया हमारा घूर्णन का सिद्धांत, इसे याद रख ले। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है इजीली, तो इस थ्योरिकल का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है, फिर से रिवाइंड कर देता हूं। घूर्णन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी फलक्रम या किसी आलम्ब से राइट हैंड साइड में लगने वाले टोटल फोर्सों का योग, ठीक है, LHS में लगने वाले टोटल फोर्सों के योग के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो R फोर्स लग रहा है वो इस आर्म के लिए लग रहा है, हम इंटू करते हैं, T फोर्स B से F आर्म के लिए लग रहा है, आर्म का मतलब होता है भुजा, ठीक है। देखो जो T फोर्स है
वो यहाँ से यहाँ पूरा काम करेगा, लेकिन जो आर फोर्स है वो ए से एफ के लिए पूरा पूरा काम करेगा, लेकिन जो टी फोर्स लग रहा है ना वो यहाँ से यहाँ तक के लिए बस लग रहा है, यहाँ वो काम नहीं करेगा। इस कारण यहाँ का मान यहाँ से निकलेगा और यहाँ का मान यहाँ से निकलेगा। इस कारण इसको आप देख लेना, मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। ये हो गया घूर्ण का सिद्धांत। देखो ये लीवर है, फिर से बता रहा हूं ये लीवर है। अब इस लीवर में घूर्ण का सिद्धांत आपस में मिले हुए हैं। अभी प्रिंसिपल आपने समझ लिया, अब मैं आपको जो आगे पढ़ाने जा रहा हूं वो पूरे लीवर ही है कि टाइप्स ऑफ लीवर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशन कितने प्रकार के होते हैं, आगे ध्यान देंगे। देखो फिर से मैं कह रहा हूं लीवर। अब हमारे पास क्या है, यहां पर टॉपिक आ गया लीवर। जिसे हम कहते हैं उत्तोलक। ठीक है, लीवर या उत्तोलक। आप समझना लीवर है क्या। देखो लीवर या उत्तोलक कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोहे की रॉड है। ठीक है, यदि हम कहें कि लीवर क्या है, लीवर जो है ना एक लोहे की, मान के चलो लोहा भी जरूरी नहीं है, ये हो सकता है लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, कुछ भी हो सकती है। लीवर का मतलब ये नहीं है कि आप उसी का, या फिर हम समझ एक सीधी सीधी रॉड या शाफ्ट हम जिसे कह सकते हैं। लकड़ी की बल्ली भी हो सकती है, प्लास्टिक का डंडा भी हो सकता है, लोहे की रॉड भी हो सकती है, और किसी मेटल के आपके पास यदि एक इतना पीस है जिसमें आप कुछ यूज में ले आ रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, ये एक लीवर कहलाएगी। ठीक है, ये कहलाएगी लीवर। अब लीवर पढ़ना हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, लीवर किस किस सिद्धांत से कार्य करती है, लीवर का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, लीवर एक ऐसा उपकरण है या फिर एक ऐसी युक्ति है जो किसी स्थिर बिंदु के, स्थिर बिंदु मतलब आलंब के आलम्ब या फलक्रम के चारों ओर घूमने में स्वतंत्र होती है। जैसे मैं आपको कहता हूं, अभी आप एग्जांपल ले लो, आप इस लीवर का एक सिरा यहां पर रख लो और उस सिरे को पकड़े पकड़े आप चारों तरफ घूम जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, बल्कि एक बहुत अच्छा सर्कल बन जाएगा। जैसे कि हम राउंडर में करते हैं, राउंडर का एक पॉइंट यहाँ होता है, दूसरा पॉइंट पे पेंसिल होती है, भाई वो स्वतंत्र रूप से घूम रही है, तो इस स्थिर बिंदु जो हुआ वो उसका फलक्रम हो गया। वैसे ही हम एक छोटा सा एग्जांपल आप कर सकते हो, कोई अपना जमीन में एक पॉइंट बना लो, वहां पर एक डंडे का पॉइंट रख लो, उस डंडे को पॉइंट को बिना इससे हटाए चारों तरफ आप घूम जाओ, तो जो आपने घूमा ना, ये क्या हुआ, घूर्ण कहलाया, जो हमने पहले पढ़ा था घूर्ण। और जिसकी सहायता लेके आप दूरी लेके घूमे ना, वो कहलाएगा लीवर। इतनी दूरी, जो लीवर का साइज होगा वो स्मॉल डी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये आगे पढ़ते हैं। यहां पर देखो, आप लोग ने बहुत ये वाले एग्जांपल तो बहुत ज्यादा देखे होंगे, ऐसी पहली बार नहीं देखा होगा। एक फलक्रम बनाकर, मतलब क्या बोल सकते हो आप, एक आलंब बनाकर हम क्या करते हैं, एक लीवर को ऐसा यूज करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, जब कोई चीज नहीं उठती थी तो सब्बल के नीचे या फिर रॉड के नीचे एक लकड़ी का या पत्थर का टुकड़ा लगा देते थे, हम उसे ही फलक्रम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, हम इसे आलंब मानते हैं, ठीक है, या हम इसे फलक्रम मानते हैं, और जो लोड होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, जो लोड होता है वो यहाँ पर, ये लोड होता है, ये लोड मान लो हम। ओके, फोर्स कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, बल नीचे की ओर लगेगा। जब यहां से ये नीचे आएगा ना, तब इस लोड को उठा पाएगा। तो यहां से ये जो फलक्रम से यहां की जो दूरी होगी ना, ये कहलाएगी आपकी स्मॉल डी, या हम इसे कहेंगे लंबवत दूरी। ठीक है, हम इसे कहेंगे लंबवत दूरी। ये आपको पता होना, यहां से नहीं होगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से नहीं होगी। भले आपकी रॉड कितनी भी लंबी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जहां फलक्रम आपने यूज किया है, वो जो पॉइंट होगा, जो आलंब आपने यूज किया है, वहां से जहां तक बल लगने की दूरी होगी, जहां से बल लग रहा है, ये हो गया F और ये हो गया D। तो जब F इंटू डी करोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा या फिर घूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका घूर्ण इंटू, ये हो गया F इंटू डी। ये होता है लीवर का काम। अब इसके एक चीज और समझना, मैंने 2 बार एक वर्ड का यूज किया, ये क्लियर है,
यदि नहीं क्लियर हो फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ। जब एक रॉड का आप यूज करते हो किसी आलम्ब को केंद्र मानकर, मैं बोल रहा हूँ फिक्स पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल सकता। आप इस रॉड को हिला सकते हो, चारों तरफ रूप से घुमा सकते हो, लेकिन ये फिक्स पॉइंट नहीं हिलेगा। इस फर्स्ट पॉइंट को उठाने के लिए हम इस पे एक लोड लेते हैं। हम ये लोड को उठाने के लिए बल नीचे की ओर लगाते हैं ताकि ये लोड ऊपर उठ सके। इस आलम्ब से या इस फलक्रम से जो बल लगाने की दूरी है वो लंबवत दूरी कहलाएगी, या फिर हम इसे स्मॉल डी से फिल्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। F इंटू डी आपको पहले बताया था टॉर्क या फिर घूर्णन का मेथड है। इसके बाद देखो मैंने 2 बार आर्म का यूज बोला, 3-4 बार अभी मैं आर्म बोला, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए आर्म का मतलब क्या होता है, ये एक शाफ्ट हो गई, ठीक है। इस शाफ्ट पर एक आलम बना हुआ है, एक फलक्रम बना हुआ है जो कि बीचों बीच है। अब यहां पर देखो, यदि यहां से एफर्ट लग रहा है, यदि यहां से एफर्ट लग रहा है और यहां पर लोड है, ठीक है, ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया, पॉइंट यहां से नहीं हटेगा। याद रखना ये आलम्ब है, ये फिक्स पॉइंट है, मैं फिर से बोलते जा रहा हूं, ये यहां से नहीं हटेगा। ये क्या हो गया, यहां पर फिक्स रहेगा एफ। अब देखो जो यहां से यहां की दूरी है और यहां से यहां की दूरी है, ये क्या कहलाएगी, आपकी एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म हम इसे कहेंगे प्रयास की भुजा। दूसरा ये क्या कहलाएगा, लोड आर्म। लोड आर्म का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा भार की भुजा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, आर्म का मतलब समझ में आ गया। जहां से लोड लगता है वहां से फलक्रम की दूरी, और जहां से एफर्ट लगता है वहां से फलक्रम की दूरी एफर्ट आर्म कहलाएगी, लोड से दूरी लोड आर्म कहलाएगी। ओके, अब हम आते हैं आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था घूर्ण का सिद्धांत, घूर्ण के सिद्धांत के अनुसार, फिर भी आपने जो पढ़ा था वही रहेगा, बस यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूं मैं। सिद्धांत या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जब हम निकालते हैं तो यहां पर ध्यान दें प्रयास, प्रयास मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हो, ई, ठीक है, ई इंटू प्रयास की दूरी, प्रयास की दूरी मतलब मैंने आपको बताया था ई इंटू डी, ठीक है। यहां से ई से स्मॉल डी हो जाएगा, लेकिन ई की तरफ से, ठीक है, जहां से एफर्ट लग रहा है, इंटू लोड, लोड मतलब लोड, इंटू लोड से दूरी मतलब ये हो गया एल, और एल की तरफ से जो आलम्ब के बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रयास की भुजा, ठीक है, प्रयास की भुजा बटे कितना हो जाएगा, लोड की भुजा, लोड की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन प्रयास। इसे एल लिख सकते हो, इसे डी लिख सकते, स्मॉल डी लिख सकते हो। प्रयास करना है तो इसको आप प्रयास एफर्ट डी, एफ डी कर दो, ई डी कर दो, इसको एल डी कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला। अब आपको इसको याद रखना है क्योंकि इस चीज से आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक आपको ये फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लीवर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। लीवर का टाइप देखो अब आप लीवर 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है ना स्ट्रेट लीवर होता है, पहला जो लीवर होता है वो स्ट्रेट लीवर होता है। इस लीवर में क्या होता है, मुड़ा हुआ लीवर नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेट लीवर में क्या होता है, ये स्ट्रेट लीवर होता है। दूसरा जो होता है मुड़ा हुआ लीवर होता है, जो कई जगह से मुड़े होते हैं और हम उनका उपयोग करते हैं। अब स्ट्रेट लीवर और लीवर, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले वाले फॉर्मूले याद रखेंगे, इनको पढ़ाने के लिए हम आपको ये फॉर्मूले बहुत जरूरी होंगे। जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगा फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर से कह रहा हूं नोट्स बनाते चलो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे ये दोनों प्रकार के लीवरों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।